नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोस में इस बात का ज़िक्र किया था कि अब हमें नए सिरे से सोचना होगा कि हमारी अदालत उज़्मा जो है उसके अख्तियारात के इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी नज़रसानी होनी चाहिए और इसके अलावा ख़ुद उनके एहतसाब के मामले पर भी नज़रसानी होनी चाहिए कि जो फोरम है मौजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो प्रॉपर शायद इस्तेमाल नहीं हो रहा है या ये कि उसके इस्तेमाल होने के इम्कानात बहुत महदूद हैं। हमने एक तजवीज़ ये पेश की थी कि काबिल एहतराम अदलिया के जज साहिबान का अगर कोई मामला ऐसा हो कि जिस पर क्वेश्चन हो तो हमें सोचना चाहिए कि क्या जज साहिबान का मुआखज़ा हो सकता है। तो आज जो है इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो अपने वो फैसला दिया है जो सो मोटो नोटिस लिया गया था इलेक्शन के तारीख देने के सिलसिले में। तो ये बहुत अहम फैसला था और अहम सो मोटो नोटिस लिया गया था जिसके ऊपर बहुत सी जो लीगल बरादरी है, कानूनी बरादरी है, उसको भी एतराज़ात थे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलात में आगे नहीं आना चाहिए जहां पर जो है वो कौम तकसीम हो सकती हो। जो जज साहिबान ने ऑब्जर्वेशन दी हैं, बल्कि फ़ैसला लिखा है, उन्होंने तो फ़ैसला लिखा दो जज साहिबान ने, और बाज़ माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब ये 3 के मुकाबले में 4 जज साहिबान के फ़ैसले को लिया जाए। जो पहले 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में, जो उसमें 3 जज साहिबान ने जस्टिस बंदियाल से इत्तफाक किया था और 2 जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा था। अब मज़ीद 2 जजेस के इख्तलाफी नोट आने के बाद अब ये 4-3 से ये फैसला हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सूरत-ए-हाल आगे किस तरह बढ़ती है। जो जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फ़ैसला लिखा, उस फैसले में उन्होंने बहुत ही अहम बातें की हैं। एक बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वसी अख्तियारात से नवाजा जाता है। उनको ये शिकायत है या उन्होंने ये बात शिकायतन की है कि चीफ जस्टिस को वसी अख्तियारात से नवाजा जाता है। फिर एक बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी इदारों के अख्तियारात को रेगुलेट करने की बात तो करती है मगर अपने गिरेबान में नहीं झांकती। ये जज साहिबान ने कहा है, ये ऑब्जर्वेशन जो हैं ये जज साहिबान के हैं अपने फैसले में, ये फैसला है। ये नहीं है कि उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं इस तरह की जो केस के दौरान आती हैं जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस, ये वो नहीं है, ये तबसरे नहीं है, ये कमेंट्स नहीं है, बल्कि ये जजमेंट है, ये फैसला है। और उस फैसले में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता और उनका इशारा यकीनन चीफ जस्टिस की तरफ है। और वो ये कहते हैं कि वक्त आ गया है कि आर्टिकल 184 के शिक 3 के अख्तियार समाज जो है उसको रेगुलेट किया जाए। और फिर ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के अख्तियार पर नज़रसानी करना होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आईनी मामलात पर बेंच बनाने के लिए फुल कोर्ट के ज़रिए पॉलिसी बनानी चाहिए या बनाना होगी। और चीफ जस्टिस का अख्तियार भी जो है उसको रेगुलेट होना ज़रूरी है। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके बारे में हम एक अरसे से ये बात कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों को देखना है। क्या हमने 4 जो है वो मिलिट्री के मार्शल भुगते हैं इस कौम ने, और इसमें बड़ी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, और हमें जो नुकसान हुए हैं तारीख में ऐसे नुकसान किसी और वाक़े से नहीं हुए जितने हमने मार्शल के नुकसान बर्दाश्त किए हैं या जो मिलिट्री जनता ने जो फैसले किए हैं और उनके जो नुकसान हुए हैं वो बहुत बढ़कर हैं। और अब ये भी उनके साथ साथ हमारी अदालती जो बरादरी है, जो हमारे काबिल एहतराम जज साहिबान हैं, उनके फैसलों ने भी इस मुल्क में कोई कम बर्बादी नहीं की है। उनके फैसलों ने भी मुल्क को एक ख़तरनाक सूरत-ए-हाल से दो चार किया। एक बार नहीं, पिछले 70 साल की एक तारीख गवाह है। जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक ये तारीख बनती है कि जिस तरह से अदलिया के फैसलों ने पाकिस्तान के मजमूई मफाद को नुकसान पहुँचाया है, शदीद नुकसान पहुँचाया है। जिस तरह से नज़रिया ज़रूरत का बेरहमाना और बहुत ही गलत इस्तेमाल होता रहा है, उसने पाकिस्तान की
पाकिस्तान के अवाम की मंजिल को खोटा किया है और पाकिस्तान को संगीन मसाइल से दोचार किया है। तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि क्या हमें जो है वो अपनी अदालत उज़्मा जो है उसके जो उनके रेगुलेट करने के तरीके हैं उन पर भी क्या पार्लियामेंट को करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद ये रेगुलेट करने का तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए, हमें ज़रूर देखना होगा। एक बात और भी है, आज दूसरा एक ऑब्जर्वेशन आती हैं जो आज चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, ऑब्जर्वेशंस बहुत सी आई हैं, लेकिन ये जो है ये अहम है। ये लगता है कि एक किसी हद तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई रियलाइजेशन आ रही है। मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत और पीटीआई जो हैं वो फैसला करें कि क्या बेहतर है मुल्क के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात यह है, क्या हुकूमत को ये आज़ादी दी जाएगी वो काम करे? क्या हुकूमत जो करना चाहती है उसको पूरे तौर पर काम करने का अख्तियार है? क्या हुकूमत जो फैसले करती है उन फैसलों को माना जाता है? या हुकूमत इंसाफ के लिए जो रास्ता तलाश करती है, क्या उस इंसाफ के उस रास्ते पर उनको जाने दिया जाता है? हुकूमत फिर इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म के तौर पर बरतरफ करने के लिए जो ज़राए अख्तियार किए गए, जो तरीके अख्तियार किए गए, और जो एक पानामा को केस जिसमें 400 लोगों के नाम थे, उनमें से एक शख्स को, वो भी इनका नाम नहीं था, उनको पिक किया गया और जिस तरह से विक्टिमाइज किया गया, जिस तरह से टारगेट किया गया, जिस तरह से फैसलों में जो है वो मारियो पोजो को जो है वो कोट किया गया, गॉडफादर को कोट किया गया और उसके जुमले कोट किए गए, और फिर जिस तरह से सिसिलियन माफिया का शोर मचाया गया, ये अदलिया की तरफ से हुआ था। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक अंदोहनाक वाक़या है कि अदलिया ने एक ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म को अपने फैसले के ज़रिए हटाया। वज़ीर आज़म को हटाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। 2 वज़ीर आज़म को अदालती फैसलों के ज़रिए हटाया गया, एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और एक नवाज शरीफ साहब को। और ये मेरे ख्याल में तारीख के साथ, आइन के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, इस मुल्क के अवाम के मैंडेट के साथ जो है वो मजाक था। एक तरफ जो है वो इमरान खान को इतना लाडला समझा जाता है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो आइन का एक लाजमी हिस्सा है, उस पर अमल दरामद को रोक दिया जाता है, और फिर कोर्ट कहती है कि वो गलत था, नहीं रोका जाना चाहिए था। फिर भी ना उनके ऊपर एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ शिक लगती है, ना उनके ऊपर जो है वो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को शिक लगती है, ना उनके ऊपर जो है वो आइन को मुअत्तल करने की शिक लगती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें देखनी है कि क्या होता रहा है, और हमें अदालत उज़्मा का हमने एहतराम करना है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऐसा फोरम नहीं है कि जहाँ से इस पाकिस्तान के लोग जाकर इंसाफ लें। और अगर इंसाफ किसी को सेलेक्टिव लगेगा तो फिर ये चीखें होंगी, ये मसाइल खड़े होंगे, लोग आवाज़ें लगाएंगे। लोग जो हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह से एक लाडले के लिए 8-8 बार, एक ही दिन में 8-8 बार बुलाया जाता, समन किया जाता है। ये बात फिर कौन छोड़ देगा, कौन इसको नज़रअंदाज करेगा? मेरे ख्याल में चीज़ों को और ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए, और कल की समात पर हम नज़र रखेंगे, सारा मुल्क नज़र रखेगा कि किस तरह से जो है वो एक ऐसे शख्स के लिए पूरे के पूरे मुल्क को यरगमाल बना कर रखा जाता है कि उसकी ही मर्जी चलेगी, और उसको यहाँ पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, डराया जाएगा लोगों को। कतन कोई पॉपुलर नहीं है, कतन उसकी कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि हवा बनाई गई है, और हवा बनाने वाले ये इदारे हैं, और उनने ये हवा बनाई है। 2 दिन के अंदर ये हवा हो जाएगी अगर पाकिस्तान के इदारे मुनसिफाना फैसले करने लग जाएं, इंसाफ के तहत फैसले करने, आइन को पेश नज़र रखें। अगर आइन को पेश नज़र रखकर, यानी ये क्या हुआ कि आइन को इग्नोर करके नया आइन लिखा जाए, तो फिर मामला हल नहीं होंगे। बहुत कुछ हो चुका है इस मुल्क में, बहुत कुछ हो चुका है। ये मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जनरल असलम बेग ने ये कहा था कि 88 में मैंने चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह को ये पैगाम भेजा था कि आपका घर और मेरे घर के दरमियान एक गली वाक़ है, और आप इलेक्शन जो हैं वो आप जुनेजो हुकूमत को बहाल ना करें। अगर आपने जुनेजो हुकूमत को बहाल किया
तो मेरे और आपके घर के दरमियान सिर्फ एक गली का फासला है। क्या कहना चाहते थे आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस ने कैसे उस फैसले को मान लिया था और किस तरह से वो सारी की सारी सूरत हाल जो है वो एक और रुख में चली गई थी। ये जनरल ज़ियाउल हक के हादसे के बाद की वाक़यात है और इस पर तो जस्टिस अफजल जुल्ला ने बहुत चीखो पुकार में कही, कुछ नहीं कर सके थे वो। मैं ये समझता हूँ कि हमें पूरी हिस्ट्री को रिव्यू करना है, अपने आप को रिव्यू करना है, और अगर एक शख्स को आप महबूब नज़र बनाकर लोगों की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराएंगे तो बेचारे लोगों का क्या है। उनके पास वो कभी, ये जितने मॉब चल रहा है, इनको भूख लगती है, इनको प्यास लगती है, इनके घर में बच्चे रोते हैं। ये खाते पीते घरानों के लोग रक्स करते हुए और एक पूरा एक माहौल बनाते हुए जब आते हैं इमरान खान के पास, तो उनके तो पीछे इशू होते हैं। जिनके इशूज हैं वो अपने घरों में पड़े हुए हैं, उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, उनके बच्चों को दूध नहीं मिलता है, उनके बच्चे को खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती है। उनके क्या उनको तो कोई जिंदा रहने की कोई उमंग, कोई एक हल्की सी उमंग भी उनके दिल में नहीं रहती है। उनको तो सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इन हालात में अगर आप एक जो है जादू का चराग जलाएंगे और एक शख्स को जो है निजात दहिंदा बनाकर पेश करेंगे और उसको सुपरमैन बनाकर पेश करेंगे, तो फिर मामलात आपके हाथ में भी नहीं रहेंगे, हमारे हाथ में भी नहीं रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए वीडियो के साथ।